इमेजिन कीजिए एक देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो 15 साल तक पावर में रही, वही लीडर अब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्ज में डेथ सेंटेंस फेस कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात, वो अभी इंडिया में एग्जाइल में बैठी है। क्वेश्चन ये है, ये जस्टिस है या पॉलिटिकल रिवेंज? आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे। चैप्टर 1, कौन है शेख हसीना? शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडर और पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। उनका परिवार 1975 में एक मिलिट्री कूप में मारा गया और तब से हसीना बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक पावरफुल नाम बनी। 1996 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी। 2009 से 2024 15 साल तक कॉन्टिन्यूस रूल किया। नो टर्म लिमिट फॉर पीएम इन बांग्लादेश। उनकी पार्टी अवामी लीग सेक्युलर और बंगाली नेशनलिज्म को प्रमोट करती थी। पर एक सवाल सालों से उनके साथ जुड़ा रहा, क्या उनका राज डेमोक्रेसी था या डिक्टेटरशिप? चैप्टर 2, 2024 स्टूडेंट प्रोटेस्ट विच वाज द टर्निंग पॉइंट। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में एक ब्लेज देखने को मिला। एक सिंपल प्रोटेस्ट एक मास मूवमेंट बन गया। प्रोटेस्ट का रीजन था हाई कोर्ट का एक डिसीजन। 1/3 गवर्नमेंट जॉब्स उन लोगों के लिए रिजर्व्ड होगी जिनके एंसेस्टर्स ने 1971 के लिबरेशन वॉर में फाइट किया। युवा लोगों को लगा ये मेरिट के खिलाफ है, ये रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स को बेनिफिट देने का पॉलिटिकल टूल है। प्रोटेस्ट एस्केलेट हुए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इंटरनेट शटडाउन, आर्मी डिप्लॉयड, स्टूडेंट ग्रुप्स पर अटैक, ड्रोन स्ट्राइक्स एंड स्नाइपर फायर के एलिगेशंस भी देखने को मिले। यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के मुताबिक अराउंड 1400 लोग मार दिए गए, which were mostly students. Chapter 3, Evidence and Trial. अगस्त 2024 में हसीना इंडिया एस्केप कर गई। उनकी सरकार गिर गई और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसका लीडरशिप किया मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज विनर ने। उन्होंने एक प्रॉमिस किया, We will hold those accountable responsible for state brutality. ट्रिब्यूनल भी फॉर्म किया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। आयरनी ये है कि ये ट्रिब्यूनल खुद शेख हसीना ने 2010 में एस्टैब्लिश किया था वॉर क्राइम्स के लिए। चैप्टर 4, चार्जेस अगेंस्ट हसीना। कोर्ट ने शेख हसीना को 5 सीरियस चार्जेस में गिल्टी डिक्लेयर किया। ये चार्जेस मेनली 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हुए वायलेंस और किलिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट इज ऑर्केस्ट्रेटिंग मास किलिंग्स। इसका मतलब है कोर्ट के हिसाब से हसीना ने प्लानिंग और अप्रूवल दिया कि प्रोटेस्टर्स को मार दिया जाए। ये एक्सीडेंटल या रैंडम वायलेंस नहीं था, ये एलिजिडली प्लान्ड एक्शन था। सेकंड, ऑर्डरिंग लीथल फोर्स फ्रॉम एयर एंड ग्राउंड। इस चार्ज का मुताबिक हसीना ने आर्मी, पुलिस और एयर सपोर्ट जैसे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर दिया कि प्रोटेस्टर्स पर लाइव बुलेट्स और वेपन्स यूज किए जाए। ये प्रूफ कॉल रिकॉर्डिंग्स और मिलिट्री लॉग्स पे मिले। थर्ड, मर्डर ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब कोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करके मारा गया, मतलब जनरल फायरिंग नहीं बल्कि स्पेसिफिक लोगों को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना। फोर्थ, बर्निंग एंड डिस्पोजिंग बॉडीज। कोर्ट के एविडेंस के मुताबिक कुछ बॉडीज को जलाया गया और सीक्रेटली डिस्पोज किया गया ताकि प्रूफ बचा नहीं रहे। ये वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में काउंट होता है। फिफ्थ, कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन। कोर्ट ने कहा कि पूरा क्रैकडाउन एक ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं। अब देखा जाए कि इनको पनिशमेंट क्या मिली। अगर यहाँ पे आप 2 चार्जेस होंगी तो 2 काउंट्स इज इक्वल टू डेथ पेनल्टी एंड 1 काउंट इज इक्वल टू इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल डेथ। बाकी चार्जेस पर सेपरेट पनिशमेंट नहीं दिया गया बिकॉज डेथ सेंटेंस ऑलरेडी इम्पोज्ड है। साथ में एक्स होम मिनिस्टर असदुज़्ज़मान खान को भी डेथ सेंटेंस सुनाई गई। एक्स पुलिस चीफ को भी 5 इयर्स की जेल दी गई। कोर्ट ने प्रोटेस्ट विक्टिम को कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर भी दे दिया, बट कौन पे करेगा ये अभी भी अनक्लियर है। चैप्टर 5, विल इंडिया एक्स्ट्राडाइट हसीना। शेख हसीना अभी इंडिया में एग्जाइल में रह रही है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया उन्हें बांग्लादेश भेजेगा ताकि उन पर पनिशमेंट अप्लाई हो सके? इसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है कि एक देश किसी वांटेड या कन्विक्टेड पर्सन को दूसरे देश को वापस देना ताकि वहां उसका ट्रायल या पनिशमेंट हो सके। एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिमिनल इंडिया में छुपा हो और बांग्लादेश उसको मांग रहा हो और इंडिया उसको वापस भेज दे, दैट इज एक्स्ट्राडिशन। इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 में दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर कोई क्रिमिनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भाग जाए तो उसे लीगली वापस भेजा जा सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है, अगर क्राइम पॉलिटिकल नेचर का हो तो एक्स्ट्राडिशन मना किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ज्यादा एक्सपर्ट्स का मानना है मोस्ट प्रोबेबली हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा। रीजन, इंडिया हसीना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। हसीना पावर में थी तब इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग था। इंडिया ने उनका रूल में सपोर्ट भी किया था।
बांग्लादेश में अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शन 2026 में होंगे। इंडिया एक अनस्टेबल गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करना चाहता। इंडिया वेट एंड वॉच मोड में है। इंडिया ये देखना चाहता है कि बांग्लादेश में अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तब वो डिसीजन लेगा। इसलिए चांसेस काफी कम है कि इंडिया हसीना को अभी बांग्लादेश भेजे। चैप्टर 6 हसीना's रिएक्शन। शेख हसीना ने कोर्ट वर्डिक्ट के बाद साइलेंस नहीं रखा। उन्होंने सामने आके एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, दिस ट्रिब्यूनल इज इलीगल एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये ट्रायल फेयर नहीं था और चार्जेस फैब्रिकेटेड है। उन्होंने कहा कि जज पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो कर रहा था और कोर्ट ने डिफेंस को डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं करने दिए। विटनेसेस को थ्रेटन किया गया और उन्हें कोर्ट में फिजिकली अपीयर होने का मौका भी नहीं मिला। हसीना का फाइनल लाइन सबसे ज्यादा वायरल हुई, आई एम रेडी फॉर जस्टिस बट इन अ रियल कोर्ट। बांग्लादेश में लोगों ने इस स्टेटमेंट को दो तरह से देखा, कुछ के लिए ये ब्रेवरी था और कुछ के लिए पॉलिटिकल ड्रामा। चैप्टर 7 फेयर ट्रायल और पॉलिटिकल रिवेंज। कोर्ट के डिसीजन के बाद दुनिया भर में एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ट्रायल फेयर नहीं था। विटनेसेस को डराया गया, डिफेंस टीम को प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। हसीना को कोर्ट में प्रेजेंट होने के बिना ट्रायल चलाना डेमोक्रेसी में अनफेयर माना जाता है और डेथ पेनल्टी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग प्रोटेस्ट में इंजर्ड हुए, जिन्होंने फैमिली मेंबर्स को खो दिया, उनका कहना है कि अब फाइनली जस्टिस मिला है। उनके लिए सिर्फ पनिशमेंट नहीं, क्लोजर है। चैप्टर 8 व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। कोर्ट के डिसीजन के बाद बांग्लादेश में चीजें काफी फास्ट चेंज हो सकती है। ये वर्डिक्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकती है, जैसे प्रोटेस्ट हो सकती है। बहुत लोग सपोर्ट में हैं और बहुत लोग अपोज कर रहे हैं, इसलिए सड़कों पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं। लोगों में डिवाइड बढ़ सकता है, कुछ लोग कहेंगे जस्टिस हुआ है और कुछ बोलेंगे ये अनफेयर है, जिससे कंट्री में ओपिनियन डिवाइड हो जाएगा। 2026 इलेक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये डिसीजन वोटर्स का मूड चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट अलग डायरेक्शन में जा सकता है। इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर, क्योंकि हसीना इंडिया में है और बांग्लादेश के लीडर्स और मीडिया इंडिया से डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए, तो इंडिया को सोच समझकर हर स्टेप लेना पड़ेगा। साउथ एशियन पॉलिटिक्स बदल सकती है। बांग्लादेश के पॉलिटिकल पावर चेंज होने से नेपाल, इंडिया, चाइना जैसे नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशन और स्ट्रैटेजीज भी अफेक्ट हो सकती है। एक और बिग अपडेट है कि बांग्लादेश के 1.5 करोड़ 15 मिलियन ओवरसीज वोटर्स जो फॉरेन में रह रहे हैं, अब पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। मतलब वो घर से ही वोट भेज सकते हैं और यही वोट्स 2026 इलेक्शंस में गेम चेंजर बन सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सच में जस्टिस है या फिर एक पॉलिटिकल रिवेंज जो पावर स्ट्रगल की वजह से हुआ? कमेंट्स में आप बताओ, जस्टिस और रिवेंज।